तो हम लोग साक्षात्कार प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्नावली का इस्तेमाल करना है जब हमें बहुत गहराई से विस्तृत रूप से आंकड़े की जरूरत हो। तीन तरह के हम साक्षात्कार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें हमारे सारे प्रश्न पहले से ही तय होते हैं और हम बदलाव नहीं करते हैं। दूसरा तरीका है प्रश्नावली साक्षात्कार प्लान करें तो केवल पहले दो ही तरीके इस्तेमाल करें, तीसरा तरीका नहीं इस्तेमाल करें। हमेशा हम या तो सारे प्रश्न बना ले जो पूछना है, या क्या कहते हैं कि हम कुछ प्रश्न तो जरूर ही बना लें। अगर हम ये नहीं तय करते तो हमारा जो उद्देश्य है उससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछना बाकी रह जाएंगे। प्रश्नों के क्रम में ये बात बहुत जरूरी है कि प्रश्न में एक तार्किकता हो। प्रश्न के क्रम में कोई भी प्रश्न कभी भी हम नहीं पूछ सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्नों को तार्किक हो। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा तो ये तार्किकता का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फेस टू फेस आमने सामने की बातचीत में हम दो तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक शेड्यूल और एक गाइड का। शेड्यूल का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे क्लोज बंद प्रकार के प्रश्न हैं, क्लोज इंडेड, जिसमें विकल्प दे रखा है हमने, और लेकिन हम आमने सामने बैठ के उसको जवाब हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो गाइड है उसमें ज्यादातर खुले टाइप के प्रश्न होते हैं और उसमें पूरक प्रश्न पूछने की बहुत सारी संभावना होती है। शेड्यूल में सामान्य रूप से पूरक प्रश्नों की संभावना नहीं होती है, गाइड में बहुत सारी संभावना हो सकती है और होती है संभावना। तो ये ध्यान रखना है। शेड्यूल में ज्यादातर सवाल बंद प्रकार के होते हैं, यद्यप कुछ सवाल खुले प्रकार के हो सकते हैं। शेड्यूल एक तरह से प्रश्नावली की तरह होता है, बस अंतर यह है कि साक्षात्कार शेड्यूल हम खुद जाके पूछ के कर रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें लगता है कि जो हमने साक्षात्कार बनाया है, प्रश्नावली बनाया है, उसमें कुछ कठिन चीजें हैं जिसे समझाने की जरूरत होगी। तब हम जाके खुद वहां पे प्रश्नों के जवाब हासिल करते हैं प्रश्नावली के माध्यम से। साक्षात्कार गाइड में क्योंकि सारे ज्यादातर प्रश्न खुले होते हैं तो इसमें संभावना भी होती है कि कुछ चीजें हम इसमें जोड़ ले, कुछ प्रश्नों के जवाब आ जाए तो उसको छोड़ दे, इस तरह की चीजें होती हैं। एक अगली स्लाइड में मैंने एक उदाहरण दे रखा है जो साक्षात्कार गाइड का उदाहरण है। ये क्या ध्यान रखना है, फिर दोबारा से वही सब बातें आ गई हैं कि खुले प्रश्न नहीं होने चाहिए, दिशात्मक प्रश्न बिल्कुल मत पूछिए। जैसे उदाहरण दिया है कि क्या आप मानते हैं कि यह एक अच्छी योजना है, ये एक दिशात्मक है कि आप बताएं कि ये अच्छी योजना है, बजाय आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। सवाल दोनों में एक है, एक दिशात्मक है, एक दिशात्मक नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। भाषा फिर से ध्यान रखने की तटस्थ हो, किसी को संवेदनशीलता का ध्यान रखना है। ऐसा भाषा ऐसी ना हो कि किसी की संवेदनशीलता को नुकसान पहुंचाए, उसको हर्ट करे। एक प्रश्न में एक ही प्रश्न पूछिए। अगर आपको उस प्रश्न से जुड़ा कुछ फॉलो अप प्रश्न करना है तो जवाब का इंतजार करिए, फिर फॉलो अप प्रश्न पूछिए। ये सब चीजें ध्यान रखना है जब इंटरव्यू आप बना रहे हों और जब उसको लागू कर रहे हों। ये कुछ प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और फिर इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई प्रश्न दिशात्मक है, क्या कोई प्रश्न ऐसा है क्या कि जो तटस्थ नहीं है, क्या कोई प्रश्न ऐसा है क्या कि जो क्या कहते हैं कि एक खास तरह के ही उत्तर को बढ़ावा दे रहा है। तो आप देखेंगे कि इन प्रश्नों में बहुत इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रश्न दिशात्मक ना हो,
आपने कितने वर्षों तक शिक्षण का अनुभव प्राप्त किया है? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि ये बेसिकली प्रश्न है, ये प्रश्नावली जो गाइड है, संवाद शिक्षक और छात्रों के बीच कैसे बेहतर किया जाए और संवाद का इस्तेमाल कैसे कक्षा में किया जाए, उस रिसर्च सवाल के जवाब के लिए ये इंटरव्यू गाइड, साक्षात्कार गाइड बनाई गई है। तो आप देखिए, प्रश्नों का क्रम देखिए, क्या प्रश्नों में तार्किकता है, पहले के प्रश्न दूसरे के प्रश्न को मदद कर रहे हैं कि नहीं, जो अगला प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न ज्यादा गहराई में समझने में मदद कर रहा है कि नहीं। आप देखिए आपको किस प्रकार के संवाद से छात्रों की सीखने में मदद मिलती है। फिर क्या आप कक्षा में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, आप बहुत सारे जवाब में आएगा बहुत सारे संवादों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हो सकता है कि कुछ डिजिटल उपकरण का भी बात आ जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि ये बात ना आए, नहीं आ रही है। ये पूरा प्रश्न है कि क्या आप कक्षा में डिजिटल उपकरणों का उपयोग संवाद के माध्यम के रूप में करते हैं। फोन का इस्तेमाल हुआ, जूम मीटिंग का या माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग का इस्तेमाल क्या छात्रों के साथ करते हैं। इस तरह के तमाम मीडियम के बारे में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तरीके की बात हो गई, तो फिर कौन से तरीके प्रभावी हैं, अब बताएगा रिस्पोंडेंट की जो भी तरीके प्रभावी लगे हैं। फिर किस तरह की चुनौतियां बात कर ली हमने। फिर क्या संवाद, इसका इस्तेमाल करने से, संवाद का इस्तेमाल करने से क्या रिश्ते में बेहतर हुआ है, और बेहतर हुआ है तो फिर अगला सवाल है कि आप कुछ उदाहरण भी दे दीजिए इसका। अगर बेहतर हुआ है आप कह रहे हैं तो उदाहरण दे दीजिए। इसका एक और तरीका था कि हम पूछ लेते कि कैसे हुआ है बेहतर, ठीक है। तो उसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कैसे लिखने की बजाय यहाँ पे हमने कहा कि आप उदाहरण दीजिए। फिर आप शिक्षक से हमने प्राप्त किया कि जो भी प्रतिक्रिया संवाद के माध्यम से आपको मिली है, तो क्या आपने उसका इस्तेमाल अपनी पेडागोजी में किया है, कक्षा में किया है। उसके बाद अगले प्रश्न है जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो संवाद है इसको बेहतर करने की कोशिश हुई है। किसी प्रकार का प्रशिक्षण मिला है तो कितने प्रभावी हैं, नहीं मिला है तो फिर क्या आप सोचते हैं कि ऐसा मिलना चाहिए। किस तरह की संवाद आप ये बहुत देखिए, जानबूझ के ऐसा क्रम लिया गया है कि जिससे कि आसानी से जवाब मिल जाए। किस प्रकार के संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। अलग अलग शिक्षक अलग अलग प्रकार पसंद कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि मैं कक्षा में पहले एक तरफा संवाद करता हूँ, अपनी सारी बातें जो क्लास में पढ़ानी है वो कह देता हूँ, उसके बाद बातचीत करता हूँ। कोई कहता है कि कक्षा में मैं कुछ बातें करता हूँ, कुछ बातें बच्चे करते हैं, द्विपक्षीय बातचीत होता रहता है, इस माध्यम से हम सीखते रहते हैं। तो और क्या क्या होता है, कुछ प्रभावों के बारे में है कि क्या आत्मविश्वास बढ़ा क्या बच्चों से, आपके साथ कंफर्टेबिलिटी आई क्या बच्चों की, क्या उनके अकादमिक प्रदर्शन पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ा क्या इस बातचीत का, इन संवाद के माध्यम से, जब जिस तरह का संवाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके माध्यम से। और आप क्या क्या सुझाव देंगे कि किस तरह का संवाद होना चाहिए, संवाद को बेहतर करने के लिए और क्या चीजें होनी चाहिए, क्या कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, किसी कोर्स की आवश्यकता है, या कोई और चीज की जानी चाहिए। तो इन सवालों का क्रम, इसमें शिक्षक को अपने विचार, इसमें जो रिस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है, अपने विचारों को खुले रूप से देने की स्वतंत्रता दी गई है गाइड। एक उदाहरण है आपके लिए, इस तरह का रिसर्च आपके कई टॉपिक हैं, तो आप इस उदाहरण का भी अपने शोध अध्ययन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला उपकरण हमारा जो है वो है फोकस समूह चर्चा। ये भी आमने सामने बैठ के बातचीत का माध्यम है फोकस समूह, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के साथ हम नहीं कर रहे थे।
इसमें 10-12 लोग एक साथ कर रहे होते हैं। इसका उपयोग तब करना अच्छा होता है जब एक तो हमारे पास समय कम हो, लेकिन हम गहराई और ज्यादा लोगों को के विचार जानना चाह रहे हैं और गहराई से जानना चाह रहे हैं, तो ये फोकस समूह चर्चा एक अच्छा माध्यम है। कई बार हम फोकस समूह चर्चा को ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कि सर्वे प्रश्नावली के माध्यम से कुछ लोगों के हम सामान्य विचार जान लेते हैं, फिर गहराई से विचार जानने के लिए छोटे छोटे समूह में कुछ लोगों से फोकस समूह चर्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। प्रश्नों का क्रम हमेशा तार्किक रखना है। ऐसा नहीं लगे कि पहले पूछा गया प्रश्न और बाद में पूछे गए प्रश्न में कोई संबंध नहीं है। जो बाद में पूछा गया प्रश्न है, पहले पूछे गए प्रश्न से ही डिराइव होना चाहिए, उसी का अगली कड़ी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब जब प्रश्नावली बनाएं, इसकी फोकस समूह चर्चा की भी हम प्रश्नावली गाइड बनाते हैं, तो वहां भी ध्यान रखें कि खुले प्रश्न हो, तटस्थ हो, विशिष्ट हो। विशिष्ट मतलब जो हमारे उद्देश्यों से जुड़े हो, वो स्पष्ट होने चाहिए। आप क्या जानकारी चाह रहे हैं लोगों से, किस प्रकार का विचार चाह रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। और फॉलो अप प्रश्न भी कुछ रहे। एक उदाहरण इस संबंध में मैं देना चाह रहा था आप लोगों को। तो हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। तो जब तक ये खुलता है, 1-2 मिनट कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या आपको प्रश्नावली दिख पा रही है? दिख रही है स्क्रीन पे ये प्रश्नावली? कोई मुझे बताए, थम्स अप करिए या कुछ भी बताइए जिससे मुझे पता लग जाए ये दिख रही है या नहीं। हाँ सर, दिख रही है। लिख दीजिए आप लोग। मैंने एक प्रश्नावली बनाई हुई है जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ सर, दिख रहे हैं। चर्चा प्रश्नावली बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका अच्छा, स्लाइड दिख समझ रहा गया। है। अच्छा, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। जरा देखिए, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको मदद मिल सके अगर आप फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो 1 मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा। तो प्रश्नावली बनाते समय यहाँ अभी आ नहीं पा रहा है। प्रश्नावली बनाते समय वही सब बातें ध्यान रखना है कि उद्देश्य से जुड़े कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो मैं वो प्रश्नावली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर खुल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से प्रश्न किस तरह से बनाए जा सकते हैं। एक वर्ड फाइल है, यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपको प्रश्नों का समूह? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, फोकस समूह चर्चा के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। विषय है ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव। तो आप देखेंगे सबसे पहले सामान्य जानकारी जो पार्टिसिपेंट है उनकी ली गई। फिर जो प्रश्न मुझे पूछना है उनको मैंने एक समूह में बांट रखा है और मैंने बारी बारी से अब प्रश्नों को, मेरा काम है प्रश्न पूछना और फिर जो पार्टिसिपेंट है वो बारी बारी से उसके जवाब देंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव क्या है, फिर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में ऑनलाइन शिक्षा की, फिर तकनीकी चुनौतियां क्या हैं, जैसे अभी देख रहे थे हम लोग की
बार बार नेट जा रहा है, फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। सहभागिता किस तरह की होती है, कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शिक्षा में लोग ऑन करके फिर अपना दूसरा काम करने लगते हैं और ये चलता रहता है। बाद में जब जांचा कि ये पाठ पढ़ाया गया हो गया तो जो प्रभाव क्या हुआ जांचने की कोशिश की तो पता लगा कि लोगों ने पढ़ा ही नहीं या समझा ही नहीं, जवाब में ऐसा मिला। फिर ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह की सामाजिक डिग्री का इस्तेमाल हो सकता है, मूल्यांकन प्रक्रिया और किस तरह से सपोर्टिव साधन, आगे की बातें। आप ध्यान से देखेंगे कि बहुत सारा नेचर इसका इंटरव्यू का है, लेकिन इसमें एक संभावना ये है कि हम कई तरह से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अब कि सवाल किस तरह का जवाब चाहिए मुझे, मतलब किन प्रश्नों पे जवाब चाहिए, किस तरह का जवाब नहीं, किन प्रश्नों के जवाब। जब भी फोकस ग्रुप समूह करिए तो पहले से ही तय कर लीजिए, अचानक से याद नहीं आता, सब लिख लीजिए, उसको जांच करा लीजिए किसी एक्सपर्ट से कि क्या ये प्रश्न पूछने से मुझे मेरे काम के जवाब मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं दोबारा से वापस आता हूं अपनी उसी स्क्रीन पे जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन जब कर रहे हो तो कैसे करें, क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान नहीं रखें, इसके बारे में, इसके अलावा स्केल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अवलोकन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम करते हैं। देखिए हमारे एआरपी जो हैं वो सपोर्टिव सुपरविजन करने जाते हैं, उसमें बहुत सारा हिस्सा अवलोकन का है। अवलोकन के आधार पे बहुत सारा डेटा भरना है। आप लोग भी स्कूलों में जाते हैं जब, तो वहां पे भी आप बहुत सारा अवलोकन कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिक अवलोकन और सामान्य अवलोकन में थोड़ा सा अंतर होता है। साइंटिफिक अवलोकन जो है, जो रिसर्च के उद्देश्य से किया जाता है, उसमें पहले से ही उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होते हैं। उसमें पहले से ही क्या अवलोकन करना है वो हम लिख लेते हैं, किन किन चीजों को देखना है वो पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और उस आधार पे हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन, हम डायरेक्ट जाके, ज्यादातर हम प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। अप्रत्यक्ष अवलोकन, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, उसमें फिर बाद में जाके हम देख रहे हैं चीजें। भागीदारी अवलोकन कि हम ही हिस्सा है, मैं खुद कर रहा हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, जब हम लोग एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम पार्टिसिपेंट भी होते हैं ना, हम चीजें कर रहे होते हैं और साथ में क्या कहते हैं कि हम देख भी रहते हैं। और नॉन पार्टिसिपेंट अवलोकन, गैर भागीदारी अवलोकन, जिसमें हम कर तो रहे होते हैं चीजें लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि किस प्रकार का अवलोकन हम कर रहे हैं। अवलोकन में जो टूल बनाते हैं वो दो प्रकार का होता है, संरचित अवलोकन और असंरचित अवलोकन। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल संरचित अवलोकन करना है। संरचित अवलोकन का करने का मतलब यह हुआ कि आप पहले से ही क्या क्या देखना है उसकी एक सूची बना के गए हैं, एक चेकलिस्ट बना के गए हैं, सारे लिखे हैं, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी मापदंड होना चाहिए वो हो रहा है। जैसे आपने कोई एक कोर्स की ट्रेनिंग कराई, आप ट्रेनिंग का प्रभाव जानना चाहते हैं उदाहरण के लिए, तो अब इसमें क्या अवलोकन करेंगे, तो आपने ट्रेनिंग में कुछ बिंदु बताए होंगे कि कक्षा में ये चीजें करना है, तो आप कक्षा में जाएंगे, उन बिंदुओं को पहले से ही आप सूची बना के जाएंगे, फिर देखेंगे कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो आप टिक करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो आप क्रॉस करेंगे, जैसे भी आपका तरीका है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी सूची बनाते समय फिर ध्यान रखना है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, दिखने लायक, मेजरेबल का मतलब है जो दिख सके, ऐसे बिंदु हो आपकी सूची में, ऐसे बिंदु ना हो कि आप देख ही ना पाए। पूर्वाग्रह से यहाँ भी बचना है। समय और संसाधन का ध्यान रखना है कि उस समय में जितने समय के लिए आप जा रहे हैं विद्यालय में, उतने समय में क्या क्या चीजें आप देख पाएंगे। ये एक अवलोकन की सूची है।
सामान्य रूप से एक उदाहरण है जो हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या देखना चाहते हैं अवलोकन के माध्यम से? कुछ व्यवहार कक्षा के संदर्भ में शिक्षक कैसे छात्रों से बातचीत कर रहा है, शिक्षक अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे दे रहा है, ये सारी चीजें। शिक्षक जो भी संदर्शिका है, TLM है, उनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अलग अलग अगर समूह बनाया है तो समूहों में, बच्चों के समूह में कैसी प्रतिभागिता हो रही है, शिक्षक उसमें कैसे मदद कर रहा है, रिस्पोंडेंट। समस्याओं का समाधान का क्या तरीका है, किस तरह से समाधान किया जा रहा है, और किस तरह की अगर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं तो वो किस तरह की आ रही हैं। तो ये सब चीजें क्लासरूम के संदर्भ में हम देखना चाहते हैं। ये सजेस्टिव उदाहरण है। आपको हो सकता है कुछ और चीजें देखनी हो तो आप अपनी अवलोकन बिंदु उस तरह से तय कर सकते हैं। मैंने इस टेबल को इसलिए दिखाया कि इससे आपको समझ में आएगा कि जब आप अवलोकन बिंदु लिखें तो उसमें लिख भी दीजिए कि आपको उसमें देखना क्या है, अवलोकन बिंदु के संदर्भ में क्या देखना है, जो विवरण वाले हिस्से में लिखा गया है, जिससे कि जब आप अवलोकन कर रहे हो तो आप सीधा उसी बिंदु पे ध्यान दे सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगली चीज जिसपे हम देख रहे हैं, स्केल का खूब इस्तेमाल किया जाता है एटीट्यूड, व्यवहार, ये सब समझने में। स्केल व्यवहार नापने के उपकरण है, बहुत स्टैंडर्डाइज होते हैं, बहुत मान्यता प्राप्त उपकरण होते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि खूब इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल के शोधों में। और ये आसान उपकरण होते हैं व्यवहारों को जांचने के, बड़े स्तर पे व्यवहारों को जांचने के आसान उपकरण स्केल होते हैं। स्केल का उपयोग करते समय ध्यान दीजिए कि आपके उद्देश्य के हिसाब से स्केल का चयन हो, स्केल का उपयोग कर पाना आसान हो, व्यावहारिक हो, ऐसा ना हो कि उसका उपयोग ही ना कर सके हम, जो हमारे उत्तरदाता है उनके साथ साथ। और एक बात बहुत ध्यान दीजिए कि जब भी स्केल का उपयोग करिए तो सवालों को इस ढंग से फ्रेम किया जाना चाहिए कि उनकी कल्चरल रिलेवेंस हो, सांस्कृतिक प्रासंगिकता हो। अगर कल्चरल रिलेवेंस नहीं है तो कई बार वो ऑफेंड हो जाते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। और बड़ी सैंपल पे लगाने से पहले उसका पूर्व परीक्षण जरूर करें। सही तरीका है कि किसी भी उपकरण को बड़े पूरी न्यायदर्श में लगाने से पहले छोटे पायलट टेस्टिंग जरूर कर ले सभी के लिए, और स्केल के लिए तो ये बहुत जरूरी चीज है। स्केल में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य रूप से रेटिंग स्केल्स होते हैं। लिकर्ट स्केल्स है, अर्थ अंतर सिमेंटिक्स है, एटीट्यूड है, और उपलब्धि योग्यता परीक्षण छात्रों का हम करते हैं। तो लिकर्ट क्या है? लिकर्ट स्केल में 5 या 6 बिंदुओं का स्केल होता है, जिसे किसी व्यवहार के बारे में हम किसी की राय जानना चाहते हैं। जैसे बगल में आप देख रहे हैं जो उदाहरण है वो लिकर्ट स्केल का है। हमने पूछा कि आप शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं? तो शिक्षक कह सकता है हाँ नहीं। एक तो जवाब ये हो गया। दूसरा हो सकता है बिल्कुल असहमत, असहमत, तटस्थ, सहमत, बिल्कुल सहमत। ये इंटेंसिटी दर्शाता है कि कितना समय दे पाता है वो। तो हम 5 या 7 बिंदुओं में उस व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्थ अंतर स्केल बेसिकली 2 ध्रुवीय स्केल होता है, जहां पे हम केवल 2 ध्रुवों में अच्छा बुरा या सही गलत इस ढंग के जवाब को चाहते हैं। व्यवहार जो अवलोकन 2-3 स्केल में स्टैंडर्डाइज स्केल होते हैं, जिसमें हम व्यवहार की दोहराव को या इंटेंसिटी को नाप रहे होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप चौथे को करते हैं, उपलब्धि और योग्यता का परीक्षण का, जिसमें छात्रों को आप ग्रेड दे रहे होते हैं या नंबर दे रहे होते हैं और मापने की कोशिश कर रहे होते हैं कि छात्र क्या सीख गया है, कितना सीख गया है, किससे ज्यादा सीख गया है, किससे कम सीख गया है। तो स्केल का इस तरह से इस्तेमाल होता है। और
इन सब चीजों के लिए अंत में मेरे कुछ सुझावात्मक हैं बातें हैं कि आप कौन सा उपकरण कब इस्तेमाल करें। अगर आपको राय या धारणा जानना है तो बेहतर है कि आप साक्षात्कार या फोकस ग्रुप का इस्तेमाल करें। किसी व्यवहार या किसी क्रिया को समझना है तो अवलोकन का इस्तेमाल करिए। स्थिति, आवृत्ति या व्यापकता को समझना है तो सर्वेक्षण को समझ का इस्तेमाल करिए। मौजूदा डेटा या ऐतिहासिक का को समझना है कि दस्तावेजी विश्लेषण या सेकेंडरी रिसर्च का इस्तेमाल करिए। गुण या विशेषता, इसको हम नहीं कर रहे होंगे तो भौतिक परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जो उपकरण है, कई उपकरणों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए। मान लीजिए कोई उद्देश्य आपके जो रिसर्च शोध है, विषय है, उसमें एक उद्देश्य है जिसमें आपको राय या धारणा जानना है कि इनकी क्या राय है और ये कैसे करते हैं। संदर्शिका के बारे में शिक्षकों की क्या राय है और शिक्षक या शिक्षिका संदर्शिका का उपयोग कैसे करते हैं। तो आप साक्षात्कार और अवलोकन दोनों विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वेक्षण अवलोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेक्षण साक्षात्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी विषय है, उद्देश्य में आपको ध्यान रखना है कि उस हिसाब से एक या एक से अधिक आंकड़ा संग्रहण विधियों का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। और ये सभी के लिए, कोई भी उपकरण इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी वैधता और विश्वसनीयता जरूर तय करनी है। वैधता 3 तरह की होती है। एक, जो कंटेंट सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैधता। दूसरी होती है जो क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जांचने के लिए, उसकी वैधता। और जो वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैधता। इन चारों की वैधता जरूरी है जांचना। इन तीनों की वैधता के लिए, इन तीनों प्रकार की वैधता के लिए जो तरीके हैं, इधर दिख रहा है आपको कि विशेषज्ञों की टीम से आप अपना जो प्रश्नावली, जो इंटरव्यू गाइड बनाए, उसको जचवा लें। दूसरे लोगों से जो कभी किसी और ने किया हो, वो उन्होंने किन मानदंडों का इस्तेमाल किया है उनको तय कर ले, किन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है उनको देख लें। ये देख ले कि आप जांच ले, कुछ पायलट कर ले, देख ले कि जो जवाब जिस तरह के उत्तर आने चाहिए थे, क्या वही उत्तर आ रहे हैं। कोई प्रश्न पे कोई और बात तो लोग जवाब नहीं देने लग रहे हैं। तो ये देखना वैधता को। और एक होता है वैधता गुणांक, खास करके प्रश्नावलियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कुछ पायलट करते हैं। पहले कुछ लोगों को लेते हैं संख्या और उस पर एक पायलट टेस्टिंग करते हैं उस टूल का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि इसका गुणांक क्या 70% से ज्यादा आ रहा है या कम। अगर 70% से ऊपर आता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कम आता है 70% से तो फिर उसमें हम परिवर्तन करते हैं ताकि वो 70% हो सके। तो ये ध्यान देना है। विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है टेस्ट रिटेस्ट। हम करें, कोई और करे, मैं कर रहा हूँ, किसी अपने साथी से भी कह दे किसी टूल का आप भी इस्तेमाल करके देखिए क्या उसी तरह से ये काम कर रहा है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि क्या जो हमारा टूल है, वो जो प्रश्न है, वो प्रश्नों का क्रम है, उन प्रश्नों के क्रम से जो उद्देश्य है उन्हीं के जवाब आ रहे हैं। रेटर रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या पूरक ही हैं एक दूसरे के, या कोई एक प्रश्न है वो दूसरा कुछ बात कहने लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वैधता और विश्वसनीयता के बारे में वापस जाके जरूर पढ़ें, जो किताबें पहले करते हैं इसको, तो आपकी जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसकी वैधता और विश्वसनीयता प्रश्नवाचक हो जाएगी। तो उसकी वैधता विश्वसनीयता इंश्योर करने के लिए आप वापस जाएं, इन चीज़ों को जरूर पढ़ें। और कई लोगों पे सवाल आए थे कि इन्वेंट्रीज कहाँ मिल सकती हैं, टूल्स कुछ बने बनाए मिल जाते हैं हमारे, तो ये जगह हैं जहाँ से हम ले सकते हैं।
आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनके संपर्क नंबर ले सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे टूल बने बनाए होते हैं, टेस्टेड टूल होते हैं, जिनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी पहले से ही तय, वैधता और विश्वसनीयता तय हो रही होती है। आप इसको खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप इसको खरीद के इस्तेमाल करें या किसी से मांग के इस्तेमाल करें, तो जिन्होंने, जिस संस्था ने टूल बनाया है, उसको जरूर एक्नॉलेज करें, उसका नाम जरूर बताएं कि इनका टूल था, इसको इस्तेमाल किया था हमने, और उसकी भाषा को जरूर अपने हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से जरूर संदर्भित करें, जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। ये संदर्भ स्रोत है जहां से जो बातें आपको बताई गई हैं, ली गई हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप सवाल पूछ सकते हैं अभी। जी मैम, कोई सवाल हो तो प्लीज हाथ खड़े करिए आप। 1 मिनट। थैंक यू सर। आपने अपना सेशन जो लिया, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले नितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक्स और टूल्स के बारे में बताया। आई होप ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा। आप लोग अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 का काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ सिनॉप्सिस भी हम लोग को बना के भेज रहे हैं, लेकिन टूल्स के बारे में जानना एक होता है कि मतलब एक बेस लेवल तक जानना जरूरी है। तो ये एक केवल एक प्रयास था, और हमारा इन ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से केवल एक प्रयास है कि आप लोगों को उन टर्म्स के बारे में अवगत करा दें। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो पहली बार रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर्स हैं, तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान है समझना करना। लेकिन जो पहली बार रिसर्च वर्क कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रोग्राम्स हम उनके लिए ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे रिसर्च के स्टेप्स को आगे बढ़ने के लिए, में आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है उनको जानना, पढ़ना, समझना। इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास है। बाकी मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप लोग किताबों को जरूर पढ़िए। इसमें हम 2 या 3 घंटे में केवल आप लोगों को एक सुपरफिशियली एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं, फिर भी हमारे बीच में जो नितेश सर हैं वो बहुत डीपली बताने की कोशिश करते हैं। तब भी मैं देख रही हूँ कि चैट बॉक्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि आप लोगों के अंदर, क्योंकि कई लोग पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स हैं, तो वो कंफ्यूजन होने लाजमी है, क्योंकि आप लोग वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वो कंफ्यूजन्स भी कम होते जाएं, लेकिन जब तक आप उसको रेफर नहीं करेंगे, अन्य किताबों से पढ़ेंगे नहीं, और अदर जैसे आज नोट कर लिया, हम पीपीटी भी बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं वेबसाइट पे एससीईआरटी के, तो उस वेबसाइट पे आप लोग जब रेफर करेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तब उन चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। संजय सिंह सर ने एक सवाल किया था, मैं सारे मैसेजेस तो नहीं देख पाई, मैं उसका जवाब दे पाई हूँ, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं संजय सिंह सर का एक प्रश्न यहाँ पे डील करना चाहती हूँ। संजय सर ने पूछा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सी सैम्पलिंग यूज होगी, क्योंकि सर का शायद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। संजय सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसी तरह से और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हो सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अलग से पढ़ने की जरूरत है। उसमें क्या होता है, एक इंटरवेंशन ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल, और जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक कंट्रोल ग्रुप। उसकी डिजाइन ही अलग होती है। अभी जो हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे और जो टूल्स के बारे में बात कर रहे थे, वो बेसिकली है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बताया क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच, उसके साथ एक मिक्स्ड अप्रोच भी होती है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, हम लोग प्रयास करेंगे और सेशंस लेने के उसके बारे में। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो टाइप्स ऑफ रिसर्चेस में हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये जो बेसिकली सैंपल है, टूल्स है, ये ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में काम आता है।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने की डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग होती है। उसमें 1 ग्रुप डिजाइन, 2 ग्रुप डिजाइन, 3 ग्रुप डिजाइन, 4 ग्रुप डिजाइन तक होता है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं एक ही सैंपल पे, और एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं जिसका इफेक्ट देखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप में नहीं है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। तो उसका बेसिकली अभी इतनी जल्दी तो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसको आप अलग से देखिएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, तो आप समझ पाएंगे कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। ये सारी चीजें ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज होती है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को आगे भी हम बताने का प्रयास करेंगे डिफरेंट एक्सपर्ट्स के माध्यम से, सेशंस के माध्यम से। आप लोग इसको पढ़िएगा, जानिएगा। इसमें जो सैम्पलिंग होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आज कहीं से मिस हो गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी जिसको हम कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है कि हमारा जो जनसंख्या है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। फिर हम निर्धारण करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाना है। तो अनुरोध है आप लोगों से कि एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में भी पढ़िएगा, और ये जानने की कोशिश करिएगा कि कितने तरह के डिफरेंट रिसर्चेस होते हैं, तो उनको करने का अलग अलग तरीका होता है। आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, हम अगली बार कोशिश करेंगे एनपीसी पे एक सेशन लेने की, और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे भी और आगे के स्टेप्स पे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अभी थोड़ा सा समय मैं सर से अनुरोध करती हूँ, नितेश सर से, कि सर आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको सुन के और आप लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश मतलब करेंगे हम लोग। तो सर आप नितेश सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, आप सुनाई दे रही हैं हमें। हाँ नितेश सर, आप प्रश्नों को ले सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो उतनी देर में मैं डायरेक्टर सर और जेडी सर या दीपा मैम को इनवाइट करती हूँ। ठीक है, आप लोग बने ठीक है। रहिए सर के साथ, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं आप लोग सर के साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं। सर आप कैमरा ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल है। आप अपने प्रश्नों को बारी बारी से पूछ सकते हैं, तो सुविधा होगी थोड़ी सी। विवेक कुमार
ठीक है, माफ करिएगा, हमारी तरफ बहुत इशू आ रहा है नेटवर्क का। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, हमने आपको अलाउ कर दिया है सवाल पूछने के लिए। प्रताप सिंह सर, जो हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोगों के जो प्रश्न है प्लीज पूछिए। ये अच्छा मौका है कि आप लोग, रवि कुमार चौरसिया सर, आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके। जी, प्रताप सिंह सर आप पहले पूछ लीजिए, उसके बाद रवि जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। जी सर, मेरा जो विषय है वो है स्टडी ऑफ इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, उसकी स्टडी के ऊपर है, जो जी मैथमेटिक्स अपर प्राइमरी और प्राइमरी में, तो उसकी जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं उनके ऊपर है स्टडी। जी सर पूछिए, सुन पा रहे हैं हम तो आपको। इसमें, हाँ, इसमें ये पूछना था कि जैसे इसमें हम वेरिएबल क्या सेट करें, मतलब जो है ये कौन सी रिसर्च मेथड, क्योंकि देखिए मैं वैसे तो पीएचडी हूँ मैथ्स में, लेकिन हमारा तो एक मैथमेटिक्स की जो पीएचडी है वो पूरा एक एक डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसी संबंध में मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता है एज ए ठीक है सर, एक्सपर्ट। तो आपका इनोवेटिव प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, स्टडी करना है, इफेक्ट की बात नहीं हो रही थी अभी। ठीक है, स्टडी ऑफ इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस इन मैथमेटिक्स। तो आप ये केवल जानना चाह रहे हैं कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं हो रही, या ये जानना चाह रहे हैं कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, प्रभाव की बात नहीं हो रही है सर, स्टडी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टडी केवल हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, हो ठीक है, रही है। तो आपका वेरिएबल तो यही है ना, इनोवेटिव प्रैक्टिस। ऑनलाइन भी रहता है सर, ऑनलाइन होगा भी लगता है। तो इनोवेटिव प्रैक्टिस आपका वेरिएबल तो साफ दिख रहा है। अब आपको देखना होगा कि आपका जो जनसंख्या है, आप कह रहे हैं आप प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों में करना चाह रहे हैं, तो कितने गणित के टीचर हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी मिला के, या कितने टीचर गणित पढ़ा रहे हैं? तो अब उनमें से आपको देखना होगा कि अगर मान लीजिए कि 100 टीचर हैं, तो कितने प्राइमरी के लिए, कितने क्या कहते हैं अपर प्राइमरी के लिए, वो आप प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। स्ट्रेटा 2 क्रिएट कर लीजिए प्राइमरी अपर प्राइमरी का, और उसके बाद प्रोपोर्शनेट कर लीजिए कि टोटल जनसंख्या में प्राइमरी कितने टीचर इतने, तो सैंपल दोनों का मिला के कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों जनसंख्याओं को प्राइमरी अपर प्राइमरी की सैंपल, और निर्धारित, ठीक है। आई रिक्वेस्ट कि सब लोग एक साथ मत बोलिए, सबकी बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। प्लीज एक एक करके बात करिए और बाकी लोग शांत रहिए। इसमें सर क्या शोध उपकरण यूज हो, उस पर भी थोड़ा सा फोकस। शोध उपकरण तो आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन, इसको जानने के लिए तो हम सर्वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरव्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल। तो ये आपको तय करना होगा कि आपके लिए सुविधाजनक क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल या सर्वे, क्योंकि इसमें आपको तथ्य ही चाहिए ना कि कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ तथ्य इकट्ठा करने हैं, तो इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। रवि कुमार जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए। रवि जी नहीं है। डॉक्टर नीति आप अपना सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार सर, मैं जगमोहन सिंह बात कर रहा हूँ सर, डाइट एटा से। मोबाइल की बैटरी जा रही है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा क्वेश्चन ले लें। अच्छा, पूछ लीजिए आप जल्दी से। हाँ सर, एक्चुअली मैं स्कूल ड्रॉप आउट पे सर स्टडी कर रहा हूँ, तो हमें और इसमें जो है पॉपुलेशन जो होगी ड्रॉप आउट बच्चों की, जो है वो संख्या होगी पर्टिकुलर जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसमें, और वो हमको पता नहीं होगी, वो तो आफ्टर स्टडी ही निकल करके आएगी कि ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं या उनका क्या रेशियो। तो इसमें पॉपुलेशन क्या लें हम? पॉपुलेशन तो आपको पता है, बता तो रहे हैं, आपकी ड्रॉप आउट बच्चे हैं ना आपके रिस्पोंडेंट।
तो जितने ड्रॉप आउट हैं, जी अब जी आप जिले के लिए कर रहे हैं, तो क्या है पूरा, जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं बताएंगे तो ऐसे नहीं मैं बता पाएंगे। सर टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाँ। शाला त्यागी विद्यार्थियों के कारणों का अध्ययन। हाँ, तो आपके ड्रॉप आउट बच्चे के पेरेंट्स हो ये कारण आपका वेरिएबल है ना, तो बहुत सारे कारण हो जी सकते जी हैं, तो उसमें जी जी बच्चे भी शामिल हैं, टीचर भी शामिल हैं, और उनके अभिभावक भी जी शामिल हैं। तो आपके पॉपुलेशन जी में तीनों लोग शामिल हैं, तो तीनों लोगों का आपसे तीनों लोगों से आपको आंकड़े इकट्ठा करना होगा। हो सकता है जी क्लासरूम इंटरेस्टिंग ना हो, इसलिए बच्चे ना आ रहे हो सकता है माता पिता जी नहीं चाह रहे हैं बच्चे स्कूल जाएं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, हो सकता है बच्चा खुद जी से ना जा रहा हो, या कोई और कारण हो, पता नहीं ना। जी जब जी तीनों स्तरों पे आप डेटा लेंगे तभी तो बता पाएंगे क्या कारण है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तीनों लेवल सर पे जी। मैं नीति में आप मैं अपने आप को मैं जुड़ चुका हूँ, अनम्यूट कर बोलना सकती चाहता हैं हूँ। मुझसे। रवि चौरसिया। आप लोग हेलो प्लीज, सर। रवि अभी आप अपना सवाल पूछ ले नीति जी प्लीज, उसके बाद दूसरे लोग पूछेंगे। नीति मैडम जी पूछिए आप। नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मैं ये बोल रही थी, मेरा टॉपिक मैंने ये चयन किया था कि जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं को विद्यालय कम आने के कारणों और अपनाए जा रहे निवारणों का अध्ययन। सर लेकिन जी अभी जब मैंने सब ऊपरी तौर पे कुछ शिक्षकों से बात करी है, कुछ अभी थोड़े बहुत स्कूल जाके मैंने देखा, तो मैंने देखा सर लड़कियां तो ज्यादा आ रही हैं, लड़के कम आ रहे हैं, क्योंकि लड़कों को लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं। तो यहाँ पे सर मैं टॉपिक मेरा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है समस्या ठीक नहीं है, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? क्योंकि लड़के सब कम आ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा आ रही हैं। मैम, अभी के स्तर पे चेंज शायद नहीं कर पाएंगी, बाकी नहीं होगा। कुंजन मैम आपको बताएंगी, क्योंकि अभी जो पत्र गया है आपको मिल गया होगा, जिसमें इस आज के बारे में था कि, क्योंकि अब हम अगले स्टेज पे आ गए हैं, तो आप बच्चियों पे ही कर लीजिए। ठीक है, बच्चियां ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी होंगी जो नहीं आ रही हैं, तो वो क्यों नहीं आ रही हैं, क्या कारण है, आप उस पे कर सकती हैं मतलब। जी सर। जी सर, अब रवि मैं कुमार बोलूं। जी, रवि कुमार जी प्लीज आप पूछ लीजिए, डॉक्टर रवि जी कुमार। सर, मेरा प्रश्न सर ये था कि बांदा जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक चुनौतियां एवं आवश्यकताओं का अध्ययन, आप जिसके सुनाई नहीं कारण। दे रहे हैं। जी सर, ठीक है, बांदा जब तक सर जनपद के वापस आते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक चुनौतियां एवं आवश्यकताएं, आवाज आ रही सर? आ रही, दोबारा एक बार प्रश्न बताइए। बांदा जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक चुनौतियां एवं आवश्यकताएं तथा निदान संबंधी अध्ययन। जी। तो ये तो मुझे पता है कि इसमें जो है मैं निरीक्षण विधि अपनाऊंगा और साक्षात कर लूंगा, उसकी दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि जो बजट आया है, तो अगर मैं फील्ड में स्कूल में जाऊंगा जहां 40 विद्यालय सैंपलिंग में चयनित किए हैं, तो उसके आने जाने के लिए जो व्यय खर्च होगा, तो ये बजट हम लोगों को कैसे आवंटित हो पाएगा? गुंजन मैडम थोड़ा स्पष्ट कर दे, अगर बजट के लिए क्या हम लोग एडवांस में की कोई प्रक्रिया है, भुगतान प्राप्त कर लेंगे तो हम कार्य को प्रारंभ करें शीघ्रता से। सर आप लोगों को इस बार प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है, कार्य विवरण दिया गया है, एससीईआरटी से जितना संभव था यहाँ से गाइडलाइंस और निर्देश जा चुके हैं। अब ये आप लोगों की जो प्राचार्य सर हैं और आप लोगों के जो उनकी अध्यक्षता में उनके ये कुशल निर्देशन में आप लोगों को करना है। अब ये किस तरह से होगा ये आप लोग का कार्य है। वहाँ प्राचार्य सर जो आप लोगों को निर्देश देंगे, गाइड करेंगे, उनके निर्देशन के अंतर्गत आप लोग गाइडलाइंस को, एससीईआरटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आराम से कर लेंगे। इसमें अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है, इससे ज्यादा विवरण दिया ही नहीं जा सकता है। ठीक है मैडम। नीरज शर्मा जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी। जी मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज अच्छा आपकी। सर, मेरा जो विषय है शोध का वो है जनपद सोनभद्र में कायाकल्प क्रियान्वयन के संदर्भ में अभिभावक
एवं अभी तक समुदाय मीटिंग की चल रही है, सहभागिता की स्थिति 12 एवं बजे से हो रहा है। चुनौतियां। एक्चुअल में सर मैंने जो अपनी हाँ टॉपिक हाँ, दी थी वो ये था प्रश्न कि क्या है आपका? अभिभावक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। प्रश्न क्या है सर, प्रश्न बताइए। हाँ, टॉपिक तो मैं आपका टॉपिक समझ के में आ गया। संदर्भ में बात करते हुए प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली चीज तो सर ये टॉपिक में थोड़ा परिवर्तन मैं चाहता हूँ। मैं दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहता हूँ अभिभावक और समुदाय के, जो कायाकल्प क्रियान्वयन हुए हैं बेसिक परिषदीय विद्यालयों में, उसके संदर्भ में। लेकिन टॉपिक जो मेरी है, जो सिनॉप्सिस गई है, आप लोगों ने थोड़ा चेंज किया था। उसमें समुदाय की सहभागिता की स्थिति और चुनौतियां हैं। नहीं, तो क्या ये परिवर्तन हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं बाकी लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, नीति मोहर मैम है, जिनका भी माइक ऑन है वो पहले तो म्यूट कर लें। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, हम किसी के भी प्रश्न को ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो प्लीज बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। दूसरा, आप लोगों को आज के सेशन से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछने उसके लिए ओपन है। बाकी संशोधन सर जितना हो सकता था और जितना संभव था अभी तक किया गया है। आप लोगों का सिनॉप्सिस सबमिशन की डेट भी जा चुकी है ना, मैंने नई डेट दे दी है। और आपके जो अभी आपको टॉपिक्स को लेकर अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। नितेश सर का भी नंबर सर दे देंगे, आप लोग उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। टॉपिक्स के बारे में बहुत सोच समझ के और आफ्टर डिस्कशन ही तय किया गया था। अभी आपके टॉपिक पे अगर मैं आऊं तो आप बता रहे हैं आपको कायाकल्प में अभिभावकों के दृष्टिकोण का क्या करना था, आपको पता लगाना था, मतलब दृष्टिकोण को पहचानना था, समझना था। सर कायाकल्प जो हमारी पॉलिसी है वो काफी सालों से चल रही है। एक्चुअली कोई भी रिसर्च टॉपिक हो ना तो उसकी रेलिवेंसी देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिका हमें पता है, उद्देश्य हमें पता है, वो कायाकल्प का ऑपरेशन आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। तो उसका अभी अगर हमें कोई अभिवृत्ति, ठीक है आप उसको भी जोड़ सकते हैं कि अभी अभिभावकों की क्या उसके प्रति जागरूकता है या क्या विचार है, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी चुनौतियों को, समस्याओं को जांचेंगे और उसमें सॉल्यूशन देंगे तो आई थिंक वो ज्यादा प्रासंगिक होगा, वो ज्यादा रेलिवेंट होगा, वो ज्यादा सरकार के और टीचर्स के और सबके काम आएगा, है ना। तो पर आपको अभी भी दिक्कत है, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन अब संशोधन करने का समय जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हम उस समय सारणी को मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हमने 15 डेट दी थी, अब 6 अगस्त की दे दी है। अभी अगर हम टॉपिक ही फाइनल नहीं करेंगे तो हम दिसंबर तक या नवंबर तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने टॉपिक को फाइनल करके अपने आगे स्टेप्स को आगे बढ़ाने की आप लोग सब लोग कोशिश करिए। गुंजन मैडम, सर एक मेरा सवाल है। जो एससीईआरटी से पत्र जारी हुआ जिसमें से कुछ प्रवक्ताओं के द्वारा जो शोध हेतु या सिनॉप्सिस या प्रपोजल भेजा गया है, उसमें कुछ का नाम नहीं शामिल है या नहीं भेजा गया या ब्लैंक सीट चली गई है, ये कैसे पता चल पाएगा कि हाँ हमारा प्रपोजल वहां पहुंच गया है सकुशल? सर मैंने आज एक पत्र मेल किया है और कल मैंने डाइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। उसमें पूरी लिस्ट है, आप लोगों की पूरी लिस्ट है। 70 जनपदों में जो 210 प्रवक्ता जो जिन जिन टॉपिक्स पे हमने फाइनल किया है आप लोगों की सहमति से, वो सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स के बाद उसमें पूरा दिया हुआ है कि अभी स्थिति क्या है। यस लिखा हुआ है जिन्होंने सबमिट कर दिया है और सही सबमिट किया है सिनॉप्सिस। नो लिखा हुआ है, नो रिस्पॉन्स, जिन्होंने नमस्कार मैम, गुंजन मैम। सुन लीजिए, ठीक है। उसके गुंजन मैम, अलावा जगमोहन सर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं कुछ बात कर रही थी। सॉरी मैम। जी सर, जी सर बोलिए। मैम एक्चुअली जैसे मैंने सिनॉप्सिस जो है सबमिट की थी और वहाँ पर लिख करके आया है नो लिख करके आया है, तो थोड़ा सा उसको दिखवा लीजिए। दूसरा मुझे ये कहना था कि जैसे मैंने जो अपनी सिनॉप्सिस दी थी वो थी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शाला त्याग के कारणों का अध्ययन। अच्छा, उसमें लिख कर मैं जनपद कासगंज के रेफरेंस में जो है शोध कर रहा था, पूरी सैंपलिंग करके मैंने रेडी कर ली सिनॉप्सिस बना करके, लेकिन उसमें संशोधन होकर के आ गया है कि जनपद एटा के
जो है, और उसमें अब्सेंटीज में और जोड़ दिया गया है। तो एक तो हमारा जनपद चेंज हो गया, जबकि मैं काम काफी कर चुका हूँ जनपद कासगंज को लेकर के। अच्छा, दूसरा, क्योंकि मैंने जो सिनॉप्सिस बनाई थी और आगे मैं बढ़ गया उस पे सालत्या के कारणों के अध्ययन पे। अच्छा, आपसे डिस्कशन के बाद ही ये जो है सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जो आया है वहां से SCERT से टॉपिक, उसमें अब्सेंटीज में और जोड़ दिया गया है एक्चुअली। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जिसमें मैं काम कर चुका हूँ, काफी आगे तक बढ़ चुका हूँ, वही मेरा टॉपिक फाइनल रहने दिया जाए। अच्छा सुनिए जगमोहन सर, मतलब यही सब चीजें हैं एक्चुअली। यहाँ पे 70 जनपद के अभी फिलहाल 110 लोग अगर शामिल हैं यहाँ पे, तो एक एक टॉपिक पे ऐसे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आप लोगों की बात जेन्युइन है। जगमोहन सर, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। और यही बात है ना कि आप लोगों ने, ठीक है, कभी डिस्कशन हुआ होगा, बट जब मैं सबके फाइनल करते हैं हम लोग टॉपिक्स, तो हर एक पे इतना ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आपका जो काम हो चुका है वो वेस्ट ना करते हुए हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इससे ओके, पहले थैंक यू। हाँ, और आपने अगर सिनॉप्सिस सबमिट किया था, और अगर किसी जगमोहन सर का या किसी का भी अगर आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया था, बट यहाँ पे जो हमें शो किया, मतलब किसी का ब्लैंक दिखाई दिया, किसी के ना फाइल्स भी करप्टेड आए हैं, वो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमने लिख दिया है वहां पे काइंडली डिस्कस, या फिर नो रिस्पॉन्स, या फिर हमने लिख दिया है कि नीड, हाँ, हमने वहां पे नो रिस्पॉन्स करके काइंडली डिस्कस लिख दिया है, जिनका खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप हमसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जिनके कमेंट्स में हमने ये लिखा है नीड टू रीडू, उनके सिनॉप्सिस में हमने पाया है किसी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं, किसी ने सैम्पलिंग का सही तरीका नहीं बताया हुआ है, तो वो भी आप सिर्फ हमसे नहीं, आप लोगों ने जिन उच्च शिक्षण संस्थानों से MOU किया है उनसे भी आप बात कर सकते हैं अपना सिनॉप्सिस ले जाकर कि SCERT से ये कमेंट आया है, काइंडली इसमें हमें अपना रिव्यू दे दीजिए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का MOU कराया गया है, क्योंकि हर एक को SCERT से डील किया जाना थोड़ा सा कठिन टास्क है। इसीलिए जितनों से हम चर्चा कर पाएंगे उतनों से हम जरूर करेंगे, हर दिन करेंगे। उसके अलावा जिनसे आपका MOU हुआ है या आपके जो साथी प्रवक्ता है उनसे चर्चा विचार विमर्श करके आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक ग्रुप भी बना रहे हैं, सारे टॉपिक्स को कैटेगराइज करके कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द आज या कल में एक्टिवेट हो जाएंगे। आप लोग सभी लोग किसी एक एक ग्रुप में आ जाएंगे, 3 ग्रुप्स फॉर्म किए जा रहे हैं। वो हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है कि जिनकी एक जैसी समस्या होगी या एक जैसे सॉल्यूशन होंगे, तो उसको हम वहां पे डील करने की कोशिश करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। वहां पर भी आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने का स्थिति रहेगी। ठीक है, इससे पहले जगमोहन सर के सवाल से पहले मैं बता रही थी कि ऐसे ही कुछ लोगों के 51 लोगों के फॉर्म्स हमारे पास आए हैं जिनका सिनॉप्सिस एकदम ठीक है, प्रपत्र पूरा है। ठीक है, बाकी 127 ऐसे हैं जिनका अभी तक सिनॉप्सिस आया ही नहीं है, सिनॉप्सिस या प्रपत्र पूरा ही नहीं हुआ है। 21 ऐसे लोग हैं जिनके रिस्पॉन्सेस, जिनकी सिनॉप्सिस त्रुटिपूर्ण है, उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, उसमें हमने लिख दिया है नीड टू रीडू, संशोधन की आवश्यकता है। नीड टू रीडू का मतलब संशोधन की आवश्यकता है। उसके बाद 11 ऐसे हैं जिसमें आंशिक संशोधन है, थोड़ा बहुत। तो ये आप लोग जब आज के पत्र के साथ वो पूरा शीट अटैचमेंट निकलवाएंगे तो आप लोगों को डाइट वाइज, प्रवक्ता वाइज सारा कमेंट्स दिखाई देगा, पूरा डिटेल दिखाई देगा। तो काइंडली उसको रेफर करिए और उसके बाद अपना काम आगे बढ़ाइए। और जिनके उसमें आंशिक संशोधन क्या कहते हैं टॉपिक्स में जरूरी है, वो बात करके हमको अवगत करा दीजिए और आप लोग उस हिसाब से आप लोग अपना काम कंटिन्यू करिए। ठीक है, और किसी के प्रश्न है तो नितेश सर आप थोड़ी देर और बात करिए, मैं तब तक मैम 2 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग, 3 घंटे पूरे हो गए। हाँ, बस मैं, आप थोड़ी देर और बात करिए, मैं JD सर से एक बार परमिशन लेकर के आती हूँ, वो जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मैम थोड़ा उनसे कह दीजिए कि टाइम बढ़ा दे, नहीं तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा 3 बजे।
तो अगर ये अपने आप खत्म होता है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा इसी लिंक पे, हम कोशिश करेंगे। हाँ, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल विजय कुमार जी पूछिए। जी 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 सर, मेरा एक सवाल है सर। हाँ। जैसे कि आपको अवगत करा दूं सर, मैं पहली बार रिसर्च कार्य में लगा हूं, अब तक मैंने रिसर्च नहीं किया है। तो मेरा टॉपिक जो है वो है जनपद बलरामपुर के नगरीय प्रसिद्धीय विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षिक स्थिति की चुनौतियों का अध्ययन। तो सर हमारे पास में जो विद्यालय हैं वो 26 सवाल विद्यालय। बताइए। जी सर, हेलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सवाल बताइए। आपका टॉपिक सुन लिया मैंने, सवाल बताइए। सवाल ये है सर कि हमारे यहाँ 26 विद्यालय ही हैं नगर में, और उन्हीं के लिए हमने भेजा है। तो क्या सैंपलिंग मैं 26 के लिए सैंपलिंग करूंगा कि रेंडमली सभी का कर लूं? आप सेंसस कर लीजिए, 26 हैं तो 26 का कर लीजिए। 26 तो बड़ा डेटा है ही नहीं, बिल्कुल सभी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, हाँ वो जानकारी नहीं थी। और सर अगर आपका नंबर मिल जाए तो आगे के लिए सर मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में एकदम अननोन हूँ अभी। हाँ मोहित जी बताइए। मोहित कुमार सिंह जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? स्नेह से बोल रहा हूँ सर मैं। बोलिए। हेलो। अच्छा, पहले मोहित जी बोल रहे हैं, मोहित कुमार सिंह। जी थैंक यू सर, मैं मोहित कुमार सिंह बोल रहा हूँ, डायट लेक्चर चित्रकूट से। वही शीर्षक से संबंधित बात करनी थी। तो मैंने जो शीर्षक दिया था और शीर्षक की जगह दूसरे प्रवक्ता का जो टॉपिक है मुझको दे दिया गया है, जबकि मैंने उसमें ऑलरेडी पहले से 3 चैप्टर काम कर चुका हूँ। तो इस पे गुंजम मैम से बात करनी थी। हाँ, आप गुंजन मैम से फोन पे इस बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसको हो सकता है जी। अगला एस एच नाम आ रहा है, पूरा नाम नहीं है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर श्रेयस यादव हूँ सर मैं, डाइट अमरोहा से। जी पूछिए सवाल। सर मेरा टॉपिक है स्टडी ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन of socio-economic condition of dropout students from class 1 to 8 at district अमरोहा। ठीक है सर, अब इसमें सर समस्या ये आ रही है मेरे सामने कि सर मैं यूनिवर्स इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है। ठीक है सर, अब इसके अंदर स्कूल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हर स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। तो सर टोटल स्कूल्स को सर किस तरीके से टोटल स्कूल मैनेज किया जाए, कैसे किया जाए सर, इसको आगे काम कैसे बढ़ाया जाए सर? बस स्टेज वाइज सैंपलिंग आप कर लीजिए, जनपद, ब्लॉक, संकुल, स्कूल, ऐसे कर लीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देवेंद्र कुमार सिंह जी। जी सर, डायट बलिया से देवेंद्र कुमार सिंह। सर मेरा जो शीर्षक है निपुण अभियान के प्रति जागरूकता एवं क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों का अध्ययन। सर इसमें 2 चीज आ रहा है, जागरूकता और चुनौतियां। हम जब टूल्स डेवलप करेंगे तो किस प्रकार से जागरूकता और चुनौतियां 2 अध्ययन करना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। 2 अध्ययन नहीं, अभी तो बात किया हमने। 2 तरह के आप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक ही टूल में दोनों बातें आ सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही तो 2 टूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जागरूकता 2 टूल्स और चुनौतियां। हाँ, तो दोनों चीज एक ही टूल में आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप 2 टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको तय करना है। सर इसमें ये संशय ऐसा, चुनौतियां में मात्रात्मक चीज आ रही है और जागरूकता में मात्रात्मक टूल्स। सर जो भी आप उसे चार्जर भी है ना। हेलो। हाँ तो देवेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ आप 2 टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही टूल में हो जाएगा। कंफ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है ना? आप अपना नंबर दे दीजिए। हम शेयर कर देंगे। आपका ग्रुप बन रहा है, उसमें सबका नंबर मिल जाएगा आपको। ग्रुप के माध्यम से भी आप लोग कुछ सवाल पूछ पाएंगे।
अगला सवाल रवि रंजन जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। रवि रंजन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार हेलो, जी। आवाज आ रही है सवाल सर? सर बिल्कुल आ रही है। मेरा टॉपिक है सर, उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में विज्ञान कीट प्रयोग की चुनौतियां और सुझाव। जी तो सर इसमें टूल्स मैंने रख लेंगे साक्षात्कार और प्रश्नावली। प्रश्नावली रखी है आपने, ठीक है। ठीक है सर, तो लेकिन इसका सर हम ले जाके सांख्यिकी जो आप 16 प्रस्ताव मांगा गया था 16 बिंदुओं पर, तो सर सांख्यिकी इसमें क्या लागू होगी? सांख्यिकी मानक आप कह रहे हैं? नहीं सर, जैसे ये टूल्स ले लिया, टूल्स डिजाइन करेंगे, कर लिया, उसके बाद से जो डाटा आएंगे उसको या तो सुझाव और उनकी जो देखिए, चुनौतियां हैं उनके संबंध में। सांख्यिकी के बारे में हम एक पूरा सेशन करने वाले हैं, ये सभी के लिए है, ठीक है, कि कैसे एनालिसिस करें, एक इस पे करेंगे ही हम एनालिसिस करें। अभी डेटा कलेक्ट करने तक आप सवाल पूछिए, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे और डेटा टूल कैसे बनाएंगे। सर चुनौतियां एंड सुझाव, तो दोनों को हम एक प्रश्नावली के माध्यम से लिख सकते हैं सर ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अच्छी अगर उपलब्ध है प्रश्नावली तो कोशिश करिए वही इस्तेमाल करने की, नहीं उपलब्ध है तो आप खुद बनाइए, वैलिडिटी टेस्ट करिए, बिल्कुल कर सकते हैं चुनौतियां और ये स्टेटस, और करते भी हैं बहुत लोग। अमित कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी प्लीज अपना सवाल पूछिए आप। अमित कुमार जी नहीं है सर। सर नमस्ते सर। सर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, पूछिए सवाल अमित जी आप। सर ये कह रहे कि सर मैं ये पूछ रहा था, मेरा के प्रयोग से छात्रों की उपलब्धि स्तर के प्रभाव का अध्ययन। इसमें डाटा कलेक्ट करते समय जैसे मुझे छात्रों के लिए टेस्ट बनाना पड़ेगा क्या प्रभाव का अध्ययन करने के लिए? नहीं, टेस्ट तो बना हुआ है ना, आप बेसलाइन तय कर लीजिए। पिछला बेसलाइन हुआ होगा ना, डीएलएड टेस्ट है, तमाम टेस्ट तो हो ही रहे हैं, तो उपलब्धि स्तर तो वहां से हमें पता ही लग रही है छात्रों की। तो अगर आपका बहुत स्पेसिफिक है तो आप डिजाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही हमें डेटा मिल रहा है तो फिर अलग से वही डेटा रिपीट करके लेने का कोई मतलब नहीं है। पुराना डाटा ले सकते सर, जैसे जब विज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ था उससे। जी बेसलाइन के लिए जैसे विज्ञान कितना इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, ये अध्ययन करना है। हाँ, तो आपको ये देखना है कि क्या विज्ञान की जांच हुई है किसी टेस्ट में पुराने समय में, मतलब अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए। अगर जांच हुई है तो उसको आप बेसलाइन के तौर पे लेके, नई जांच अगर हो रही है तो ठीक, नहीं तो अपना टूल डिजाइन करके कर लीजिए, तो बेसलाइन एंड लाइन दोनों हो जाएगा। दोनों की तुलना करके आप बता दीजिए कि किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये और जानना चाह रहा था, जैसे पूरे विकास खंड को हमने संख्या के रूप में लिया जिसमें कंपोजिट और कुछ प्राथमिक विद्यालय आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं जो सैंपल मुझे छोटे से छोटा करना है, बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है जी सर। मैं ये कह रहा था जैसे विकास खंड मेरा जनसंख्या ले लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें सारे आ जाएंगे विकास खंड के। अब मुझे सैंपल अगर छोटा करना है तो उसके लिए छात्रों को चूंकि पार्टिसिपेट बनाना है, तो एक न्याय पंचायत से एक विद्यालय और उसके समस्त छात्रों को ले लें, या छात्रों की संख्या भी कम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, आप विकास खंड को स्थिर कर दिए तो फिर आप न्याय पंचायत के लिए रैंडम सैंपलिंग से न्याय पंचायत चुन लीजिए, देख लीजिए कितना होना चाहिए, आपके जो फार्मूला बताया कितनी न्याय पंचायत होनी चाहिए, फिर उसी फार्मूले से आप स्कूल और बच्चे चुन लीजिए। टोटल बच्चे जितने हैं आपके यहाँ उस हिसाब से निकल जाएगा। तो वो जो स्टेज वाइज मैंने बताया है उस हिसाब से आप कर लीजिए, स्कूल तक, बच्चों तक। जी थैंक यू। जी जी धन्यवाद। मुझे लग रहा है कोई क्या बच रहा है क्या, किसी का सवाल? सभी जिन लोगों ने हाथ उठाया था, मुझे लग रहा है हमने थोड़ी थोड़ी बात तो कर ली है। हमारी अभी एक तो प्रश्न है सर। जी पूछ लीजिए प्लीज। सर डाइट गोंडा से सर। हाँ हाँ सर
प्रश्न है सर, हमारा सर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों पूछिए पूछिए, शिक्षण सुन रहा हूँ आपको। विद्यार्थियों की उर्दू विषय संप्राप्ति पर प्रभाव का अध्ययन। ठीक है सर, इसमें हमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों लोगों का सर प्रश्नावली निर्माण करना होगा। देखिए, प्रश्नावली तो आप शिक्षक का बताएंगे ना, विद्यार्थियों में उर्दू विषय का क्या कोई टेस्ट होता है? नहीं सर, अभी तक तो देखना पड़ेगा सर। अगर होता है तो नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं होता है तो बनाना पड़ेगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सर एक हमारा लेटर में आया हुआ है शोध प्रस्ताव अपलोड करने के लिए सर। जी जी सर, शोध प्रस्ताव मतलब क्या है सर, और कौन कौन से बिंदु बना करके हम अपलोड करें सर, इसे बता दें आप। अच्छा, पिछला पत्र आपको नहीं मिला था क्या? पिछला पत्र जो गया है उसमें ये पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसमें क्या क्या लिखना है। तो प्लीज आप अपने साथी लोग जो कर रहे हैं और रिसर्च, उनसे पूछिए, वो बता देंगे आपको, और उस पत्र को भी देख लीजिए आप। सर, पत्र में तो शोध प्रस्ताव से संबंधित कुछ मिला नहीं सर। इसका सर कोई मॉडल हो सर, कैसे बनता है शोध प्रस्ताव? मैम आपसे बात करेंगे इस बारे में, बताइए। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? गोंडा से मैम। डैड गोंडा से बोल रहे हैं सर। आप लोगों को पिछले बार पत्र गया है